डैडी की गुड़िया पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश इस घर की बेटिया। नमस्कार। देश में युवा और उनकी उद्यमिता को सलाम करता आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम स्टार्टअप चैंपियंस, और आज हम बात करने वाले हैं सुरक्षा की। सुरक्षा किसी भी देश, किसी भी समाज, किसी भी परिवार और किसी भी व्यक्ति के लिए कितनी अहमियत रखता है ये बताने की जरूरत नहीं है। आज तेजी से बदलती दुनिया में न केवल इंटरनल सिक्योरिटी बल्कि आतंकवाद और साइबर सुरक्षा जैसी बड़ी चुनौतियां भी देश और दुनिया के सामने हैं, जिससे पूरी दुनिया मुकाबला कर रही है। लेकिन क्या स्टार्टअप इंडिया के पास इसका कोई सलूशन है? हम चर्चा आज इसी पर करेंगे और आज हम आपसे परिचय कराते हैं हमारे जो खास मेहमान हैं, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में इसमें मदद कर रहे हैं। हमारे साथ हैं राहुल त्यागी, जो कि को फाउंडर हैं सेफ सिक्योरिटी के। आपको साइबर सिक्योरिटी में नेशनल स्टार्टअप अवार्ड मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल रॉय, जो कि सीईओ हैं स्टेक्यू टेक्नोलॉजीज के। आपको सिटीजन सिक्योरिटी सॉल्यूशंस इस कैटेगरी में साल 2020 का नेशनल स्टार्टअप अवार्ड मिला है। अतुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दो मेंटर्स जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में। लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत, जो कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। और साथ ही साथ सैंड्रो स्टीफन, जो कि एंजल इन्वेस्टर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सैंड्रो वक्त निकालने के लिए इस खास प्रोग्राम में। प्रधानमंत्री ने बीते स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधन में कहा कि देश के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। न केवल आंतरिक सुरक्षा बल्कि आतंकवाद और साइबर सुरक्षा जैसी बड़ी चुनौतियां देश के सामने हैं। और साल 2021 काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें। शायद 2021 में देश को अपनी खुद की साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी मिलने जा रही है। इससे पहले कि हम इस चर्चा की शुरुआत करें और समझने की कोशिश करें कि ये सिक्योरिटी का पूरा जो माहौल है या फिर पूरी दुनिया है वो कितना इंपॉर्टेंट है और स्टार्टअप इकोसिस्टम उसे कैसे मदद कर रहा है उन ग्रैंड चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए, उनका समाधान ढूंढने के लिए, आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। उसके बाद इस चर्चा पर वापस लौटेंगे। 21वीं सदी में जहां एक ओर डिजिटल तकनीक और संचार सेवाओं के माध्यम से दुनिया में लोग एक दूसरे के करीब आए हैं, तो इसी तकनीक ने व्यवस्थाओं और निजी सुरक्षा को लेकर कई चुनौतियां भी दुनिया के सामने रखी हैं। बैंकिंग व्यवस्था से लेकर सार्वजनिक सेवाओं तक, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर इंडस्ट्री 4.0 तक डिजिटल तकनीक ने साइबर सुरक्षा के मोर्चे पर कई मुश्किलें पैदा की हैं। साल 2013 के बाद साइबर अटैक के कई मामलों में दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। माई स्पेस, जिंगा, लिंक्डइन, एडोब और ईबे जैसे बड़े संस्थानों के 14 से 36 करोड़ अकाउंट के डेटा हैक किए गए। साल 2014 में याहू के सर्वर पर 3 अरब लोगों के नाम, पते, पासवर्ड, जन्मदिन और सिक्योरिटी क्वेश्चन तक हैक हो गए। साल 2018 में फेसबुक से 5 करोड़ से ज्यादा अकाउंट डिटेल चुराए गए, जिसे कंपनी ने खुद स्वीकार किया। रिसर्च रिपोर्ट साइबर के मुताबिक 26 करोड़ से ज्यादा फेसबुक और ट्विटर अकाउंट डिटेल बेचे जा चुके हैं। कई बड़े नेताओं के ट्विटर अकाउंट डिटेल हैक होने के बाद फिरौती के लिए बिटकॉइन की मांग की खबरें आसानी से ऑनलाइन पर तलाशी जा सकती है। हर 40 सेकंड में एक साइबर अटैक की कोशिश होती है और साइबर सिक्योरिटी पर दुनिया भर में $6 ट्रिलियन खर्च होने की उम्मीद है। कोविड के दौरान साइबर क्राइम की तादाद में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। IBM की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में एक साइबर क्राइम का पता लगाने में औसतन 206 दिनों का वक्त लगा। ऐसे में साइबर सिक्योरिटी ने देश के सामने चुनौतियां भी रखी हैं और युवाओं के सामने अवसर के बड़े मौके भी। एक समय था जब देश की सुरक्षा जल, थल और नभ की सुरक्षा से ही संबंधित थी। अब सुरक्षा का दायरा जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ गया है और इसकी बहुत बड़ी वजह
आतंकवाद जैसे हथकंडे। इसी तरह साइबर अटैक एक ऐसा नया मोर्चा खुल गया है जिसने सुरक्षा का पूरा आयाम ही बदल दिया है। एक जमाना था जब सुरक्षा के लिए बड़े बड़े हथियार मंगाने होते थे। अब एक छोटे से कमरे में छोटे से कंप्यूटर से भी देश की सुरक्षा का एक पहलू संभालना पड़े ऐसी स्थिति बन चुकी है। और इसलिए हमें परंपरागत डिफेंस आइटम के साथ ही 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी और उस टेक्नोलॉजी ड्रिवेन आवश्यकताओं को देखते हुए ही हमें एक फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ काम करना होगा। सुरक्षा के क्षेत्र में स्टार्टअप ने कई सॉल्यूशन पर काम किया है। आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से डेटा सुरक्षा को लेकर सरकारें और कंपनियां सतर्क जरूर हैं, लेकिन इतना काफी नहीं लगता। ड्रोन, सीसीटीवी, बायोमेट्रिक्स जैसी नई तकनीक ने इन चुनौतियों को सुलझाने में कुछ हद तक मदद की है, लेकिन तेजी से असुरक्षित होती ऑनलाइन दुनिया में साइबर सोल्जर्स की भूमिका काफी बढ़ गई है। 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने देश में नई साइबर सुरक्षा नीति लाने का ऐलान किया था। माना जा रहा है कि साल 2021 में देश को नई साइबर सुरक्षा रणनीति मिल जाएगी। तो आपने देखी ये कितना इंपॉर्टेंट है आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ जो साइबर सिक्योरिटी है उसका मसला। और लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उन्हीं के पास चलते हैं। सर, इस वक्त अगर हम देखें तो साइबर सुरक्षा कितनी बड़ी समस्या है देश के सामने, और क्या हमारे जो युवा उद्यमी हैं एक देश के तौर पर अपने देश को हम सुरक्षित रखने के लिए क्या पूरी तरह से तैयार हैं? नमस्कार। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि 15 अगस्त पिछले साल जो आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुनाया उसमें उन्होंने एक देश को मार्गदर्शन दिया था कि एक नई रणनीति साइबर सुरक्षा की देश में आने वाली है। उसके साथ साथ ही जो हमने देखा है हाल में ये कोविड-19 जी का जो पेंडेमिक हुआ है, इसकी वजह से साइबर क्राइम बढ़ गया है। और उसकी रीजन ये है कि एक तो वर्क फ्रॉम होम जो कहते हैं ये लोगों ने ज्यादा शुरुआत कर ली है, और जिससे कि साइबर क्राइम बढ़ गया है। और ऑनलाइन जो हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस थे वो बढ़ गए हैं। उसकी वजह से पिछले साल अगर आप कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम भारत की जो सर्ट इन कहलाती है उसके आंकड़े देखे तो करीब 7 लाख इंसिडेंट्स जो रिपोर्ट हुए हैं सर्ट इन को पिछले साल। तो ये बड़ा सीरियस एक माहौल है साइबर सुरक्षा का, और जब तक सुरक्षा नहीं है तब तक उन्नति नहीं है। इसलिए ये जो स्टार्टअप का एक नया प्रोग्राम शुरू किया है DPIIT के जरिए, और जो आपने 2 नाम लिए श्री राहुल त्यागी के और अतुल रॉय के, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये लोग इस क्षेत्र में आ रहे हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए बहुत स्कोप है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में 2 वर्टिकल्स कहलाते हैं। एक होता है सर्विसेज, दूसरा होता है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स मतलब आप मोबाइल फोन या एंड पॉइंट या लैपटॉप से शुरू करके पूरा नेटवर्क, पूरा क्लाउड सर्विसेज, पूरा एंटरप्राइज, इसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स जो यूज होते हैं साइबर सुरक्षा के लिए, ये पूरा फील्ड, इसमें बहुत स्कोप है स्टार्टअप आने का। दूसरा है सर्विसेज, कि कैसे आप किसी दूसरे एंटरप्राइज को बचा सकते हैं, या सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर या साइबर ऑडिट, इस तरह से करके। तो ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ हमारे युवा जो एंटरप्रेन्योर्स हैं कि साइबर सुरक्षा वाले क्षेत्र में बहुत स्कोप है, और आप जरूर ये फायदा उठाएं स्टार्टअप इंडिया। धन्यवाद। लेफ्टिनेंट जनरल साहब मेरे साथ बने रहिए। अब जो हमारे स्टार्टअप्स की कहानी है उसके बाद मैं आपका रिएक्शन लूंगा, क्या कुछ कहना है और कितना पोटेंशियल लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल आपके ओपनिंग कमेंट्स के लिए। लेकिन अब वक्त हो चला है हमारे जो पहले स्टार्टअप चैंपियन है उसकी कहानी को आप तक पहुंचाने का, और हमारी पहली कहानी है सेफ सिक्योरिटी की। सेफ सिक्योरिटी आज साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में एक जाना माना नाम है। भले ही सोल्यूशन मेक इन इंडिया है, लेकिन अब दुनिया के कई देशों में कई सारी कंपनियों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और किस तरह से साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में उन्होंने अपना एक नया मुकाम बनाया। आइए देखते हैं कहानी सेफ सिक्योरिटी की, उसके बाद इस खास चर्चा पर आपको लिए चलेंगे। आइए देखते हैं।
कंप्यूटर साइंस की दुनिया के महारथी इन तीनों चैंपियंस की सक्सेस स्टोरी की शुरुआत कुछ साल पहले हुई, जब तीनों ने मिलकर एक स्टार्टअप की नींव रखी। आईआईटी मुंबई से इंक्यूबेट हुई इस कंपनी की नींव दिल्ली में पड़ी और आज इसका मुख्यालय पालो ऑल्टो यूएस में है। कंपनी के सीईओ साकेत मोदी का कहना है कि कोविड-19 की वजह से टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पूरी दुनिया की निर्भरता कई गुना बढ़ गई है। ऐसे में व्यक्ति हो या कंपनी, डेटा सबसे कीमती चीज है और उसकी सुरक्षा सबसे अहम। आज कोविड के कारण, कोविड के पहले भी ये हो रहा था, पर स्पेशली कोविड के बाद ज़्यादातर कंपनीज की रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी उन्हें ऑपरेट करने के लिए एक्सपोनेंशियली ऊपर जा चुकी है। इसका मतलब आज अगर एक एविएशन कंपनी है या एक बैंक है और उनका नेट बैंकिंग कुछ समय के लिए ऑफ हो जाए और लोग उस पर लॉगिन ना कर पाए, दैट कैन हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट उनकी रेप्यूटेशन पे, उनके फाइनेंशियल टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन पे, और इवन रेगुलेटरी, क्योंकि आज आरबीआई उन बैंक्स को बहुत स्क्रूटनाइज करेंगी। कंपनी के दूसरे को फाउंडर राहुल त्यागी बताते हैं कि उनकी कंपनी न सिर्फ डेटा सिक्योर करती है, बल्कि भविष्य में होने वाले हैकिंग के खतरे से भी चेताती है। मोस्टली जो कंपनी जो हैक होती है तो हम उनको एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स देते हैं। इंसिडेंट रिस्पॉन्स कि अगर आपकी कंपनी हैक हो गई है तब वो हमारे पास आते हैं, तब हम उनका फोरेंसिक करते हैं, देखते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम थी और एक उनको रिपोर्ट देते हैं कि रूट कोज क्या था। हम आपको प्रेडिक्ट करके देते हैं कि अगले 12 महीने के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी है आपकी कि आप हैक होंगे। इतना ही नहीं, कंपनी ने राष्ट्र के प्रति अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया है। सेफ सिक्योरिटी ने मुफ्त में ऐसे ऑनलाइन ऐप लॉन्च किए हैं जो आपके पर्सनल डेटा से छेड़छाड़ किए बिना आपके मोबाइल को पूरी तरह से सुरक्षित बनाते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक भारत में 60 करोड़ स्मार्टफोन्स हैं और फ़ोन हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया है, लेकिन उसको सेफ एंड सिक्योरली कैसे यूज़ करना है क्या आप जानते हैं? मैं भी नहीं जानता, और इसलिए मुझे ज़रूरत पड़ी है ऐसे एक्सपर्ट की जो एक बहुत ही आसान तरीका हमें बताएंगे। स्टार्टअप चैंपियन का खिताब जीत चुकी इनकी सेफ सिक्योरिटी उन चुनिंदा कंपनियों में से एक है जिसे हाल ही में पीएम मोदी के सामने प्रेजेंटेशन रखने के लिए चुना गया। ये जो स्कोरिंग एल्गोरिदम हमने बनाया है, ये आईआईटी बॉम्बे और यूएस के एमआईटी के साथ जॉइंट रिसर्च करके बनाया है सर, जिसका पेटेंट हमें एक रिकॉर्ड टाइम 6 महीने में मिल पाया थैंक्स टू द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। कंपनी के को फाउंडर गुजरात के विदित बख्शी आज भी उस पल को याद करके रोमांचित हो जाते हैं। We are really honored, to be a part of that small hand-picked, list of people, a list of startups. We are really honored, and we feel, really privileged, to be a part of that list. Speaking with the, Prime Minister of our country is obviously one of the proud moment for us, for our entire family of our company, and our extended families as well. एयर टिकट से लेकर पिज्जा ऑर्डर करने तक और नामी बैंकों से लेकर फॉर्च्यून 500 में शामिल मल्टीनेशनल तक पूरी दुनिया में 250 से भी ज्यादा कंपनियों के डेटा सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है। यकीनन इन तीनों चैंपियंस की कामयाबी ने पूरी दुनिया में तिरंगा लहरा दिया है। एक बार स्वागत है आप सभी का। आपने देखा कि कितना इंपॉर्टेंट है, और जब आपको ये पता चला कि फेसबुक, गूगल और ट्विटर जैसे बड़े बड़े जो कंपनियां हैं वो अपने डेटा को सुरक्षित नहीं रख पाई, तो आप समझ गए होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है अपने डेटा को या फिर पर्सनल डेटा को सिक्योर रखना। राहुल त्यागी हमारे साथ हैं, को फाउंडर सेफ सिक्योरिटी के। राहुल, ये शुरुआत कैसे हुई? हम समझना चाहते हैं कि आप लोग सबसे पहले कब ख्याल आया कि आपको इस एरिया में जाना है? सो आई थिंक हम अपने कॉलेज में थे, तो मेरे जो को-फाउंडर, तीनों को-फाउंडर हैं, हम अलग अलग, मैं पंजाब से हूं और मेरे दूसरे जो साकित हैं वो कोलकाता से हैं और जो विदित हैं वो गुजरात से हैं, जैसे आपने बताया। तो हम अब कॉलेज टाइम के ऊपर दूसरे कॉलेजेस में जाके लेक्चर देते थे साइबर सिक्योरिटी के अंदर, और फॉर्चुनेटली हम तीनों एक ही काम करते थे विदाउट नहीं कि वो दूसरे शहर में ऐसा कर रहे हैं। अच्छा। वहाँ से कंपनी की शुरुआत हुई और हमने सोचा कि अपनी एजुकेशन के बाद हम एक स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं लोगों को पढ़ाने का। उसके बाद हम फिर
फिर सर्विसेज में आए और IIT बॉम्बे का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि वहाँ पे हमने इंक्यूबेट किया अपना, और अपने जो प्रोडक्ट है जो हमारा, उसका पहला लाइन जो उसके कोड का था वो वहीं पे लिखा गया। सो उसके बाद जब हम सर्विसेज बिजनेस के अंदर आए तो वहाँ पे भी हमने काफ़ी अच्छा अपना सर्विसेज का एक्सपेंड किया। प्रधानमंत्री जी ने जो भीम एप्लीकेशन लॉन्च की थी, उससे लेके इंडिया में अगर आप गूगल पे की बात करें या बाकी मोबाइल पेमेंट्स की, तो 60% UPI पेमेंट्स जितनी भी होती हैं, उन जितने भी वॉलेट्स हैं उनका हमने साइबर सिक्योरिटी का ऑडिट किया था। तो तब वो सर्विसेज का टाइम था। तो सर्विसेज के कारण हमें गार्टनर मैगजीन ने भी रिकॉग्नाइज किया, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस टाइम पे। एंड आज की डेट में कुछ साल पहले हमने अपने आप को स्केल करने के लिए हमने अपने आप को एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की तरह लेके आए आगे। ठीक है राहुल, तो मैं ये समझना चाहता हूँ, पहले आपने कहा कि आपने सर्विसेज से शुरुआत की और अब आप प्रोडक्ट्स में हैं, तो थोड़ा सा मुझे अंतर समझाएंगे कि जब आप सर्विस कहते हैं तो आप कौन सी समस्या को सॉल्व कर रहे हैं, किस तरह से आप रिस्क असेसमेंट करते हैं, उसके बाद मैं फिर प्रोडक्ट पे आता हूँ। जी, सो अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में क्या होता है, सपोज आप एक बैंक हैं, मल्टीनेशनल बैंक हैं, तो आप कस्टमर्स की बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अपने पास कैरी करते हैं। जैसे स्कूल में जो ये बच्चे यहाँ पे हैं, आपका एक रिपोर्ट कार्ड जाता है हर बार अपने माँ बाप के पास, तो वैसे ही हर एक का जो गवर्निंग बॉडी होता है इंडिया में वो RBI है। बिल्कुल। तो RBI को आपको क्वार्टरली या 6 महीने में एक रिपोर्ट देना होता है किसी थर्ड पार्टी से, जो कि बायस नहीं है, जैसे आपका फाइनेंशियल ऑडिट होता है। तो वैसे ही वो कंपनी अपनी एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर या कोई वेबसाइट हमारे पास लेके आती है, और उनकी परमिशन के साथ हम एक हैकर के अकॉर्डिंग उसको हैक करके कोशिश करते हैं कि अगर मैं क्रिमिनल हूं तो उसको कैसे हैक कर सकता हूं। और वो जो हम फाइंडिंग्स होती हैं वो हम उनको बताते हैं, जिसको वो ठीक करते हैं और अपने कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ये सेम चीज बाकी इंडस्ट्री के लिए भी काम करती है, जिनके लिए हम करते हैं, जैसे हेल्थ केयर हो गया, एविएशन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सो एंड सो फोर्थ। तो ये सर्विसेज बिजनेस कहलाता है। तो सबसे पहला ऑर्डर आपको कैसे मिला और किस तरह से, कौन से सोल्यूशन पर आपने काम किया? सो आई थिंक सबसे पहला हम आभारी रहेंगे, आई थिंक जो सबसे बड़ा कस्टमर था हमारा उस टाइम पे, जिन्होंने हमारी कैपेबिलिटी के ऊपर काफ़ी विश्वास रखा, वो था टाटा स्काई। अच्छा। जो आप अभी घर में टीवी देखते हैं जिससे, तो वो हमारा पहला कस्टमर था। तो वी वर फॉर्चुनेट इनफ कि उन्होंने हमारी कैपेबिलिटीज़ को देखा और बजाय किसी डिले के वो प्रोजेक्ट हमें दिया, तो वहीं से हमारा फिर स्टार्ट हुआ था सर्विसेज। तो इंडिया का जो साइबर सिक्योरिटी सिनेरियो है, अगर मैं आपके जरिए समझना चाहूँ, तो क्या अब हम ये कह सकते हैं कि अब हम कैपेबल हो चुके हैं कि हम दुनिया की बड़ी कंपनियों, जिस तरह से आपके क्लाइंट में खुद फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी कंपनियां हैं, तो क्या अब हम इतनी कैपेबिलिटी हमारी है कि वर्ल्ड क्लास सोल्यूशन दे सकते हैं साइबर सिक्योरिटी? जी बिल्कुल। और आई थिंक मैं सबको एक बहुत अच्छा फैक्ट भी बताऊंगा जिसमें आप सबको भी गर्व महसूस होगा कि अगर हम अमेरिका से आज की डेट में अपना बैंकिंग, इंडिया का बैंकिंग सिस्टम कंपेयर करें, और RBI को इसको बहुत बड़ा श्रेय जाता है। आप ये शायद मानेंगे नहीं, बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जहां पे आज भी ट्रांजैक्शन के टाइम पे OTP नहीं आता है, जो कि एक बड़ी छोटी सी चीज थी जो RBI ने बहुत सालों पहले इंप्लीमेंट कर दी। इंडिया का सिस्टम आज की डेट में 10 गुना ज्यादा सिक्योर है यूनाइटेड स्टेट्स के अकॉर्डिंग। फाइनेंशियल सिस्टम क्या बात, विदाउट ए डाउट। ये हमारा 8 साल का एक्सपीरियंस है, जितना हमने हम ग्लोबली लोगों की सर्विसेज देखते हैं ऑल, तो जिसका हमें काफी गर्व है। और अगर हम इंडिया का पूरा इकोसिस्टम देखें, अगर आप पिछले 5 या 10 साल में देखें, तो ज्यादा जो पैसा हमने खोया है साइबर क्राइम के ऊपर, वो कभी भी किसी टेक्नोलॉजी के हैक होने से नहीं खोया। वो हमने खोया है जब एक इंसान कोई गलती करता है, किसी को फोन पे OTP बताता है या किसी लिंक के ऊपर क्लिक कर देता है। तो जो हमारा बजटिंग सिस्टम है सोसाइटी का या प्राइवेट कंपनीज का भी, वो ज्यादातर टेक्नोलॉजी को सिक्योर करने में है। तो सिर्फ एक जगह जहां पे आई थिंक हमें इंप्रूवमेंट की ज्यादा जरूरत है, वो है ह्यूमन रिस्क को कम करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, बच्चों में साइबर हाइजीन देने के लिए, लॉ समझाने के लिए। तो आई थिंक दिस इज द इकोसिस्टम। तो हम आई थिंक इंडिया डेफिनेटली विदाउट ए डाउट अगली सदी का साइबर पावर बनेगा। क्या बात, हमें नहीं लगता कोई इसमें कोई शक है। तो इससे पहले कि मैं लेफ्टिनेंट जनरल साहब, आप अभी कितने देशों के साथ काम कर रहे हैं, अगर मैं समझना चाहूँ तो? सो आई थिंक हम काफ़ी देशों से काम कर रहे हैं। अगर मैं कैलकुलेट तो नहीं कर पाऊंगा, बट आप सोच लीजिए यूरोप, मिडल ईस्ट, उसके बाद APJ, देन US में हमारा अभी हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पे बिकॉज 40% ऑफ द साइबर सिक्योरिटी जो मार्केट है वो US की है, और उसके बाद सिंगापुर हो गया, इजराइल एंड सो एंड सो फोर्थ। लेफ्टिनेंट जनरल साहब, अब आपकी बारी एक बार फिर से आ गई है। राहुल त्यागी मेरे साथ हैं, जो कि सेफ सिक्योरिटी को लीड कर रहे हैं। मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है और दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसी सेवाओं का भविष्य आपके लिहाज से क्या नजर आता है सर? सबसे पहले तो मैं राहुल त्यागी और उसकी टीम को बधाई देना चाहता हूं
जिस मुकाम पे वो पहुंचे हैं, काफ़ी साल पहले, मुझे याद है करीब 7-8 साल पहले, मैंने इनको देखा था एक लुसिडियस नाम की कंपनी में, जहाँ तक मुझे याद है ये, और साकेत मोदी काम करते थे, और बड़ा अच्छा ये डेमोन्स्ट्रेशन देते थे कि आप 10 तक गिनो तो मैं आपका मोबाइल फोन हैक कर दूंगा। तो सर राहुल अभी बता रहे हैं कि इनका नाम लुसिडियस ही था, जिसको अभी इन्होंने 2 महीने पहले चेंज करके सेफ सिक्योरिटी रखा है। तो आपने बिल्कुल सही पकड़ा है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए, हमारे जो देश में काबिलियत है कि एक तरह से जितनी भी ग्लोबल आईटी कंपनीज हैं, उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स इंडिया में जी, तो बहुत पोटेंशियल है, बहुत काबिलियत है लोगों में। एक तरफ तो काबिलियत हमारे पास हो गई, दूसरी तरफ हो गई कि डिमांड है। मैंने राहुल की पूरी बातें सुनी नहीं, आवाज थोड़ी कम आ रही थी, लेकिन मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि जितनी भी कंपनीज मैं देखता हूं, उसमें बहुत गिने चुने प्रोडक्ट हैं। इनकी कंपनी जैसे गिने चुने हैं जी। अब एंटीवायरस कंपनीज में आप ले लीजिए, सबको पता है क्विक हील है, K7 है, इस तरह से 2-3 कंपनीज हैं, और नई नई कंपनीज बहुत आ रही हैं। हमारे यहाँ हेडक्वार्टर में आजकल जो डेमोन्स्ट्रेशन में देख रहा हूँ, इतने एडवांस सॉल्यूशंस लोग दे रहे हैं कि मुझे बड़ा खुशी होती है कि हमारे देश में ये चीज इंप्लीमेंट होगी। अब ये है कि जो DPIIT के प्रोसीजर्स हैं कि आपको हम GST में छूट देंगे, कुछ रिलीफ देंगे, जल्दी करेंगे प्रोसीजर्स, और उनकी फंडिंग का है, ये पार्ट हमने देखना है। और दूसरा हमने ये भी देखना है कि एक बार ये सक्सीड कर जाएं, ये इनके मन में कोई लालच ना आ जाए। अब मैं फ्रैंकली आपको बता रहा हूँ कि कोई कंपनी है, वो सोचती हैं कि बस अब बना लिया मैंने पैसे, अब वो किसी दूसरे देश वाले को बेच दो और अपना कुछ आगे बढ़ो। सर मुझे लगता है ये राहुल, चीज जो है, मैं एक छोटा सा रिएक्शन ले लूं राहुल से, बिल्कुल, क्योंकि वो इस पे रिस्पॉन्ड करना चाहता है। और सर सबसे पहले तो सर हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने सालों बाद भी हमें याद रखा, और आई थिंक हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमारे मेंटर सर जैसे रहे हैं, जिनका मार्गदर्शन हमें आज तक मिलता रहा है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोथ। तो अगर मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ सर, अभी तक का जो हमारा स्ट्रैटेजी है, अभी 8 साल हो गए हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे हम लिस्ट करें, यहाँ पे भी नहीं, नैस्डैक में भी करें, और हमारा अभी तक कोई मंशा नहीं है। और जितना मैं अपने को फाउंडर्स को जानता हूँ, जो स्ट्रैटेजी में हम शायद आगे किसी फॉरेन या ऐसे हम अपने आप को, आई डोंट थिंक सो वी विल सेल आउट फॉर श्योर। लेफ्टिनेंट जनरल साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या हम ये सपना देख सकते हैं एक देश के तौर पे कि दुनिया में अगर कहीं भी साइबर अटैक हो तो उसका सोल्यूशन भारत से निकले? क्या हम वो कैपेबिलिटी रखते हैं? जिस तरह से इन्होंने त्यागी साहब ने कहा कि हम एक साइबर सुपर पावर बन सकते हैं, तो आपको इंटरेक्शन के दौरान क्या ये कैपेबिलिटी दिखाई देती है सर? देखिए, साइबर सुरक्षा जो है, उसमें पहले मैंने बताया प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, उसमें 2 और भाग होते हैं। एक होते हैं कि आप क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं इंसिडेंट होने से पहले, और उसके बाद क्या क्या एक्टिविटीज होती है इंसिडेंट होने के बाद जी। तो इंसिडेंट होने से पहले जो है, जो साइबर हाइजीन की एजुकेशन और अवेयरनेस है, वो भी एक बहुत जरूरी चीज है साइबर अटैक बचाने के लिए। खाली टेक्निकल प्रोसीजर्स नहीं है इसके, पीपल, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी जो कहते हैं जी, जी। उसमें सबसे वीकेस्ट लिंक, जो कमजोर कड़ी मानी जाती है इस चेन की, वो है ह्यूमन बीइंग। क्योंकि उसी की गलती से जब वो क्लिक करता है तो मैलवेयर का ड्रॉपर आता है और फिर फैलता है, और फिर प्रिविलेज एक्सक्लेट करके फिर बाकी जो भी उसने कैंपेन सोचा है वो होता है। तो अटैक होने से पहले एजुकेशन एंड अवेयरनेस है, ऑडिट है, आपने VAPT कराना है, आपने इसकी एक्सरसाइज करनी है, ट्रेनिंग करनी है। तो ये बहुत सारे एक्शंस हैं जो कि बचाव के लिए। दूसरा है कि इंसिडेंट और इंसिडेंट के बाद कैसे आप उसको रेमिडिएशन जो बोलते हैं कि कैसे मशीन अलग करी। उसमें एक चीज आती है डिजिटल फोरेंसिक्स, जिसमें हमने आगे बहुत और सीखना है, क्योंकि जैसे मोबाइल फोन आजकल जितने भी केसेस हो रहे हैं साइबर क्राइम के, 90% ऑफ एविडेंस जो है उसमें कहते हैं मोबाइल फोन में है। वहां से बहुत क्लूज उनको मिलते हैं। अब कैसे उसको ब्रेक करना है, उसको उसमें से डेटा निकालना है, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट साइंस बन गई है। उसमें हम लोगों ने काफी काम करना है। अभी बहुत कम कंपनीज है इंडिया में जो ये करती हैं, लेकिन उसके बाद का जो है कि कैसे उसको ट्रेस करना है, उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एट्रीब्यूशन, जो कि एक आदमी और एक कंपनी नहीं कर सकती है, क्योंकि उसमें नेशंस इन्वॉल्व होते हैं कि 3-4 हॉप से वो अटैक आ रहा है। इसलिए साइबर सिक्योरिटी का फील्ड जो है ये बहुत बड़ा फील्ड है। ये कहना कि क्या हम इसमें बन सकते हैं देश में नंबर 1, ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये इंटरनेशनल टीम स्पोर्ट में कहता हूँ कि इट इज अ इंटरनेशनल टीम स्पोर्ट। इसमें बहुत सारे देशों को अपनी काबिलियत मिलजुल के काम करना पड़ता है। लेकिन हाँ, जो बेसिक टेक्नोलॉजी वाली चीजें हैं कि आपने AI बेस्ड कैसे आप एक एंटरप्राइज को बचाना है,
जैसे आजकल जो हो गया है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जो लोग घर से काम कर रहे हैं और वीपीएन के थ्रू कर रहे हैं और क्लाउड में सर्विसेज हैं, उसमें कैसे सोल्यूशन निकालने हैं, उसके लिए मेरे ख्याल में अगर हम एक्सपर्टीज अपनी बना लें तो उससे काफी फायदा हो जाएगा देश को। धन्यवाद। जनरल साहब, आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे साथ कुछ यंगस्टर्स भी हैं जो कि भविष्य के युवा उद्यमी भी हैं। एक सवाल लेता हूं, अगर कोई राहुल जी से करना चाहता है। जी पूछिए। मेरा सवाल ये कि आपके आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या है और आप किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं सिक्योरिटी में? सो फ्यूचर प्लान कंपनी के अगर मैं बताऊं तो डेफिनेटली हम ग्लोबली एक्सपैंड करेंगे, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को मेक फॉर द वर्ल्ड बनाएंगे डेफिनेटली। इसलिए हमारा अभी फोकस थोड़ा सा अभी इंडिया के बाहर भी है, यूएस, यूरोप और जैसे मैंने बोला मिडल ईस्ट, एपीजे। और आई थिंक जो ग्लोबल प्रॉब्लम आ रही है सबको कि इतना पैसा लगाने के बाद भी कंपनियों के अंदर उनको कोई भी ये देखना कि अगर मैं इतने मिलियन डॉलर या बिलियन डॉलर साइबर सिक्योरिटी पे स्पेंड कर रहा हूँ तो किस तरीके से उनको क्वांटिफाई करके बताया जाए कि इतना पैसा लगाने के बाद आप कितने सिक्योर हैं। तो यही हमारी आई थिंक खासियत है जो हम अभी कर रहे हैं और ज़्यादा जो कंपनीज हैं या ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हम इसको सर्व करेंगे। सो अगर आपके आसान शब्दों में बताऊं तो ग्लोबली एक साइबर रिस्क क्वांटिफिकेशन कि जैसे आपके मोबाइल का बैटरी 10% है, 20% आप देख सकते हो, लेकिन अगर आपको मैं पूछूं आपका मोबाइल सिक्योर कितना है तो आप बोलोगे इसके अंदर एंटीवायरस है, इसके अंदर ये सेटिंग है, लेकिन वो एक अच्छा आंसर नहीं हुआ जिसको आप क्वांटिफाई कर पाओ। तो उस कैटेगरी को इंडिया से निकाल के ग्लोबली एक बेंचमार्क बनाना ताकि वो एक डिफेक्टो स्टैंडर्ड बन सके पूरी दुनिया के लिए, एक इंडिविजुअल से लेके, एक कंप्यूटर से लेकर एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन का सिक्योरिटी स्टेटस पता करने के लिए। राहुल, अब चूंकि आप इंस्टीट्यूशनल लेवल पे तो सॉल्यूशंस दे ही रहे हैं, लेकिन मास यानी लोगों को, आम जनता को कहां आप टच कर रहे हैं उसको लेकर के एक मेरे पास क्लिप है, उसको देख लेते हैं, फिर मैं सवाल आपसे कुछ करता हूं। आइए देखते हैं। I am extremely proud of the place that Safe Security has reached today. I have seen Vidit, Saket and Rahul's dedication to scale up this company from the beginning, and today they have taken their business to a great place. I have seen them stumble but get up and drive forward again. विदित का मोरल अप करने में उसके मदर का भी हाथ इतना ही है। पहले जब साइबर का काम करता था तब मैं मना कर रहा था तो वो उसको इनकरेज करती थी, और मैं यही गुजारिश करता हूँ जो भी मदर फादर देख रहे हैं कि आपके बच्चे को कभी डिसअपॉइंट नहीं करो, उसको इनकरेज करो। शायद उसका भविष्य में लिखा हो ब्राइट तो आगे आ जाएगा, तकदीर में जो लिखा हो तो मिलने वाला ही है। परिवार का जो है सहयोग वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन राहुल, अब मैं बात करता हूं मोबाइल, हमारे अपने जो मोबाइल हैं वो कैसे सेफ रहें, और जो सेफ मी ऐप है उसके बारे में बताइए और किस तरह से ये लोगों को सुरक्षित रख सकता है। देखिए, आई थिंक ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, हमारा एक आई थिंक बहुत रेयर कंपनी है जो कि एजुकेशन के अंदर बहुत ही देर से 8 साल से हमने ट्रेनिंग से ही स्टार्ट किया था। सो हम पहले यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ाते थे और आज की डेट में भी हम एक साइबर सिक्योरिटी के ऊपर 4 साल का बीटेक प्रोग्राम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ लोगों को पता नहीं है, हम 1 साल का साइबर सिक्योरिटी का डिप्लोमा कर रहे हैं जहाँ से बहुत अच्छे बच्चे, ना कि हम ही रिक्रूट करते हैं, हम अपने हर एक साइबर सिक्योरिटी जो कंपनी है उनको भी रिकमेंड करते हैं कि वहाँ से बच्चे लें। सो अगर आप इंडिया में जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर आप 2.5 साल पहले आई थिंक मेरे दिमाग में पहले से ही था, क्योंकि जब मैं आसपास देखता था कि बहुत सारे लोग का जो पैसा जा रहा है, अगर एक आम मिडिल क्लास आदमी है जिसके पास आई थिंक 4 से 5 लाख रुपए उसकी जिंदगी की कमाई है, साइबर फ्रॉड में एक झटके में निकल जाता है, उसको बाद में लेने का वो आई थिंक कुछ मोमेंट आ भी जाता है, लेकिन वो हरासमेंट से जो एक इंसान गुजरता है वो बहुत मुश्किल था। तो हमने शुरू से देखा कि इसका रूट कॉज क्या था। इसका रूट कॉज ये था कि अगर आप फॉर्मल एजुकेशन में देखें, अगर मैं आपसे पूछूं आपको मोबाइल चलाना किसने सिखाया, इसका आंसर होगा कि वो किसी ने सिखाया नहीं है, वो नेचुरली ही हमें आ गया बचपन से ही। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब भी आप ड्राइविंग सीखते हैं तो एटलीस्ट लाइसेंस चाहिए, तो ड्राइविंग ट्रेनिंग तो चाहिए होती है ना। लेकिन अगर आप इतने गैजेट्स, इतनी एप्लीकेशन, डेली इतनी एप्लीकेशन आ रही हैं, इसका फॉर्मल एजुकेशन ही नहीं है। तो हमने 1.5 साल पहले एक एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट किया, एंड अगेन वी आर वेरी प्राउड। अगर हम उसके बारे में आपको बताएं कि ये एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आई थिंक दुनिया का बहुत रेयर एप्लीकेशन है, जो स्टिल मेक इन इंडिया है और जिसको पूरे इंडिया के अंदर हम पहुंचाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कस्टमर के लिए। हमारे सारे सिटीजन्स के लिए एब्सोल्युटली फ्री है। हिंदी और इंग्लिश के अंदर इसके अंदर 50 से ज़्यादा आपको वीडियो मिलेंगे, 3-3 मिनट के कार्टून वीडियो।
जिसके अंदर आपको बताया जाएगा अपना मोबाइल फ़ोन अगर एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड के अंदर कौन सी ऐसी सेटिंग्स हैं जो आपको ऑन या ऑफ करनी है जिससे आपकी सिक्योरिटी बढ़ सके। ये 50 वीडियो के अलावा आपको व्हाट्सएप सिक्योरिटी कैसे देनी है, अपने आप को अगर अकाउंट हैक हो जाता है तो कहाँ पे जाए वो इंसान, क्या करे, खासकर जो लड़कियां हैं जिनकी फेक प्रोफाइल बन जाती हैं, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है। तो एक तो ये चीज़ एप्लीकेशन देती है, दूसरा आपको ये भी बताएगी कि अगर मैं किसी पब्लिक वाईफाई पे बैठा हूं तो वहां पे अगर मैं उनका वाईफाई यूज कर रहा हूं तो क्या कोई मेरे को इंटरसेप्ट तो नहीं कर रहा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये एप्लीकेशन कहां कहां तक जानी चाहिए, ये जानी चाहिए सबसे पहले, आई थिंक जो मेरे मन था, मेरा पर्सनल था, जो कि ये हमारे सोल्जर्स के पास जानी चाहिए। आज की डेट में अगर ईस्ट और वेस्ट से जो अटैक्स आ रहे हैं वो कोई हार्डकोर टेक्नोलॉजिकल अटैक्स नहीं है, वो उनको हनी ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, वो उनको ट्रिक करने की कोशिश करते हैं। तो इस एप्लीकेशन के अंदर आपको ऐसे वीडियो मिलेंगे जिसके अंदर हमने ये एग्जांपल्स ली हुई हैं। जैसा लेफ्टिनेंट सर ने बहुत अच्छे से बताया कि जो ह्यूमन फैक्टर है वो हर एक चीज का एक इनिशिएटर है। जब तक आप गलती नहीं करोगे 90% तक आप सिक्योर रहोगे। लेकिन इसका जो एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन जो देना था, वो इस एप्लीकेशन से हमारे पूरे भारत के भारतवासी उसको ले सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। तो मुझे लगता है कि जिस अवेयरनेस की बात लेफ्टिनेंट साहब कर रहे हैं उसको आपने शुरुआत तो जरूर की है, और मैं चाहूंगा कि जो सेफ मी ऐप है उसका सभी लोग इस्तेमाल करें और सभी आम जनता तक ये पहुंच पाए। तो एक छोटा सा मैं ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे अगले स्टार्टअप चैंपियन की कहानी, सुरक्षा के साथ संरक्षा भी बहुत जरूरी है, और वहां क्या कुछ कर रहे हैं हमारे स्टार्टअप्स वो दिखाएंगे। आप कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं स्टार्टअप चैंपियंस। खुशी है मुझे कि मेरे योगदान से मैं और मेरा देश दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं। संतुष्टि है मुझे कि मेरा दिया हुआ टैक्स गांव-गांव के घर घर को जल बिजली से उज्जवल कर रहा है। विश्वास है मुझे कि मेरा दिया हुआ कर देश का आज और भविष्य सुरक्षित कर रहा है। तो आइए देश की आत्मनिर्भरता के इस सामूहिक संकल्प को और समृद्ध करें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स व वे व्यक्ति जिनकी कर देयता TDS TCS कटने के बाद भी 10,000 रुपए या उससे अधिक है, अपने अग्रिम कर की आखिरी किश्त अदा करें 15 मार्च 2021 तक, क्योंकि प्रत्येक आय करदाता है राष्ट्र निर्माता। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्टार्टअप चैंपियंस, और आज हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी की, और स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसे सिक्योरिटी के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर रहा है। हमारी जो दूसरी कहानी है और जो दूसरे स्टार्टअप चैंपियन है वो आंतरिक सुरक्षा पर काम कर रहे हैं। अभी तक हमने ऑनलाइन सिक्योरिटी की बात की थी अपने पहले सेगमेंट में, अब हम ऑफलाइन सिक्योरिटी की बात करने जा रहे हैं। और ये दिल्ली और गुड़गांव बेस्ड एक ऐसी कंपनी है जिसको हम कहते हैं स्टैक्यू, और स्टैक्यू पुलिस की मदद करते हैं, राज्यों में अलग अलग पुलिस की मदद करते हैं अपराधियों को पकड़ने के लिए, आतंकवाद जैसी घटनाओं को रोकने के लिए। और क्या कभी आपने वाकई ये सोचा है कि दिव्य कुंभ, महाकुंभ जैसी जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं वो आसानी से कैसे बिना किसी दुर्घटना के बिल्कुल पार हो जाती हैं, और कैसे टेक्नोलॉजी मदद कर रही है इन बड़े घटनाओं को एक तरह से सुरक्षित बनाने में। आइए देखते हैं कहानी स्टैक्यू की, और उसके बाद इस चर्चा पर वापस लौटेंगे। बदलते वक्त के साथ अपराध को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आज काफी अहम हो गया है। जैसे किसी डकैती को होने से रोकने के लिए अपने आम अलार्म का बजना। सुरक्षा और बड़े डेटा एनालिटिक्स के क्षेत्र में ये आधुनिक समाधानों का नया चेहरा है। 8 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 4500 से अधिक अपराधियों की पहचान, 35 लाख मामले दर्ज। अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस बलों के साथ भागीदारी। इसके पीछे है स्टार्टअप स्टैक्यू टेक्नोलॉजीज, जिसके संस्थापक आधुनिक सुरक्षा की अवधारणा में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। स्टैक्यू जार्विस नाम के एक सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है जो चेहरे की पहचान कर अपराधियों को पहचानने में मदद करता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप द्वारा संचालित होता है जो पुलिस बलों को डेटा ले जाने और जरूरत के मुताबिक जानकारी का उपयोग करने की अनुमति देता है। पंजाब से शुरू किया, पंजाब को हमने पायस दिया, राजस्थान ने इसको आपको पुलिस फोर्स ने अपने हिसाब से अपने अपनी जगह नाम रखे, यूपी ने इसको त्रिनेत्र बोला,
बिहार इसको चक्र बोला। तो ऐसे हर स्टेट ने अपना नाम दिया इसको। पर हम आज जब हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, आज के समय में 8 राज्यों में है। यह सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में ये एक क्रांति क्यों है, इसके बारे में जानते हैं स्टैक्यू के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर और सह संस्थापक अनुराग सैनी से। जो क्रिमिनल्स का डेटाबेस हमने बनाया है, पुलिस एजेंसीज को हमने मोबाइल एप्लीकेशन प्रोवाइड करी थी, उसके थ्रू उन्होंने फ़ोटो खींची है, उनका डेटा एंटर किया है और ये उनका डेटाबेस है क्रिमिनल्स का। और हम आपको वो भी दिखाएंगे कि जो रियल टाइम में पुलिस सर्च कर रही है, पुलिस ने ये फोटोज ली है मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू और इनको सर्च किया है कि ये क्रिमिनल है या नहीं है। तो आधुनिक सुरक्षा या कहीं मॉडर्न सिक्योरिटी में क्रांति ला देने वाला ये प्रोडक्ट है जाविस, और अत्याधुनिक फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक और इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग के साथ ये सबसे बेहतरीन एआई इंजन साबित हुआ है। चेहरे की पहचान, व्यक्ति का पता लगाने, मनोदशा को समझने, कुछ लोगों की हिंसक प्रवृत्ति को जानने के लिए ये तकनीक का प्रयोग करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इसका तकनीकी प्रभाव क्या है और पुलिस जांच के लिए ये खास डिजिटल डॉसियर क्यों बन गया है। इस पर रोशनी डाल रहे हैं स्टैक्यू टेक्नोलॉजीज के सह संस्थापक अतुल राय। हमने अभी तक 4500 से ऊपर क्रिमिनल्स पकड़े हैं इस टेक्नोलॉजी से अक्रॉस द कंट्री, और करीब 8 टेररिस्ट मॉड्यूल हैज बीन बस्टेड विद दिस टेक्नोलॉजी। तो हमने इम्पैक्ट उसमें क्रिएट किया। इसके अलावा हम प्राइवेट सेक्टर में गए, उनके सेफ्टी के जितने भी प्रोटोकॉल्स थे उसको ऑटोमेट कर दिया। स्टैक्यू की शुरुआत साल 2015 में हुई और 2017 से इन्होंने पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम होमलैंड सिक्योरिटी में प्रवेश किया। 8 लाख से शुरुआत कर पिछले साल 13 करोड़ 87 लाख का राजस्व कमाने वाला ये स्टार्टअप लगातार बड़ी कामयाबी की ओर बढ़ रहा है। ये स्टार्टअप वर्तमान में B2B मॉडल के मुताबिक काम कर रहा है, लेकिन इनकी ख्वाहिश है कि इनका उत्पाद हर व्यक्ति तक सीधे पहुंचे ताकि आम आदमी खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। तो देखा आपने, ये बहुत ही जबरदस्त कहानी। और अतुल राय जो कि सीईओ हैं स्टैक्यू के, हमारे साथ हैं। अतुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये विचार कैसे आया आपके मन में कि आपको सिक्योरिटी पे काम करना है, इंटरनल सिक्योरिटी, और पुलिस के साथ आपने कब काम करना शुरू किया? तो बेसिकली 2016 की बात है। उस टाइम एक डेटा निकला था अखबार में कि भारत में हर घंटे 100 मर्डर्स होते हैं और 300 IPC क्राइम्स होते हैं। और एक बहुत बड़ा डेटा था ये। हमारे अखबारों में ऐसी घटनाएं रोज होती हैं, लेकिन वो पन्नों से निकल जाती है। तो जब ये चीज़ पढ़ी मैंने, तो इस पर लगा कि ऐसा क्या है कि ये हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑफकोर्स हमारे पास जो पुलिस टू पॉपुलेशन रेशियो है हमारी कम है, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन में आप हर जगह पुलिस नहीं लगा सकते। तो वहीं पे इस चीज़ का शुरुआत हुई। फिर हमने फर्दर रिसर्च किया। फिर हमने पाया कि 70% क्रिमिनल्स जो है रिपीटेटिव हैं। वो क्राइम करते हैं, जेल में जाते हैं, बाहर आते हैं, फिर क्राइम करते हैं। तो जब आपका डेटा रिपीटेटिव है तो AI कैन बी अ वेरी पावरफुल थिंग। तो उसके साथ फिर हमने अपने पूरे प्रोडक्ट को AI की तरफ मोड़ा, और फिर हम पंजाब पुलिस से हमने शुरुआत करी। और उस समय ADGP थे दिनकर गुप्ता सर, उन्होंने हमें मौका दिया। अभी DGP हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से वहाँ पे शुरुआत हुई, और फिर हम लगातार वहाँ पे हमने एक सक्सेस स्टोरीज बनाई। फिर हर स्टेट ने दूसरे स्टेट को रिकमेंड किया, और उसके बाद ये कारवां चलने बढ़ता चला गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेरे ख्याल से आपकी पढ़ाई भी उसी में है, और आपने कैसे इसका इस्तेमाल किया, और जो CCTV कैमराज होते हैं आप उनको AI के जरिए क्या कुछ पढ़ा सकते हैं? तो शुरुआत बड़े बेसिक से हुई कि हमें सबसे पहले सॉल्व करना था छोटे शहरों की प्रॉब्लम। दिल्ली में हर जगह कैमरा अच्छी बात है, पर सोचिए एक शहर अलवर, एक शहर आजमगढ़, जहाँ पे कैमरा नहीं लगे हर जगह। तो मेरा अगर कांस्टेबल रोड पे किसी को सस्पिशियस आदमी को पकड़ता है, उसको कैसे पता कि क्रिमिनल नोएडा से आया है कहाँ? तो वहाँ उसको हमने मोबाइल ऐप दी कि फोटो खींचते ही पता चल जाए, वो नाम गलत भी बता रहा है कि कौन है ये। अच्छा। तो वहाँ से शुरुआत करी। फिर हम कैमरा सिस्टम पे इंटीग्रेट किए इसको कि जहाँ जहाँ पे सरकारी CCTV कैमरेज लगे हुए हैं, तो वी कैन बेसिकली कनेक्ट इट विद डिफरेंट अदर काइंड ऑफ AI एज वेल। तो चाहे कैमरे के सामने लोग लड़ाई कर रहे हो तो अपने आप अलर्ट आ जाए। अच्छा। या कैमरे के सामने कहीं पे भीड़ इकट्ठा हो रही तो अलर्ट आ जाए, या कैमरे के सामने कोई ऐसा नॉन क्रिमिनल आता है तो अलर्ट आ जाए। और ये अलर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड वे में आए, मतलब अगर लोकल थाना है तो उसको आ जाए, डिस्ट्रिक्ट को आ जाए, नोडल एजेंसी उसको आ जाए। तो ऐसे हमने गवर्नमेंट को सर्व किया 5 साल तक, 4 साल तक। उसके बाद फिर हम अभी इंटरप्राइज सेक्टर में भी उनके भी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं,
चाहे वो उनके इंटरनल जैसे फायर हो जाती है तो आप हर जगह सेंसर मत लगाइए, बस कैमरा लगाइए और कैमरा आइडेंटिफाई करेगा कि यहाँ पे आग लग गई है। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर दिया, बिकॉज आप एज ए ह्यूमन बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हम टीवी भी 2 मिनट लगातार नहीं देख सकते। तो आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं अपने आप ऑटोमेट करें और आपको अलर्ट दें। तो इस तरीके से शुरुआत तो हुई। एक स्पेसिफिक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, कोविड के दौरान आपने कौन से सोल्यूशन पे काम किया एआई का इस्तेमाल करते हुए और अपने सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करते हुए? कोविड के टाइम हमने ये किया कि जैसे कोविड का सबसे इम्पोर्टेंट था हाइजीन, तो सारे फूड सेक्टर बड़ा परेशान थे कि कोई अब ऑर्डर नहीं कर रहा था। तो हमने रेबल फूड, जिसको फासोस भी बोलते हो आप, या और भी कई TFS है, ट्रेवल फूड सर्विसेज, सारे एयरपोर्ट पे जो लॉन्च होते हैं, तो हमने ये कहा कि आपके जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं किचन से रिलेटेड, हम इसको ऑटोमेट करते हैं। जो भी आपके कैमरा लगे हुए हैं, अगर कोई ग्लव्स पहन के नहीं खाना बना रहा है, या मास्क नहीं लगा रहा है, या हेड गियर नहीं लगा के कर रहा है, हर 2 घंटे पे मॉपिंग होनी है, हो रही है कि नहीं, ये सारा ऑटोमेट कर दिया। अगर ये फॉलो नहीं होता है तो रिस्पेक्टिव मैनेजर को अपने आप अलर्ट चला जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने उस पूरी चीज को ऑटोमेट कर दिया, जिसके लिए आप किसी ह्यूमन को रखते, वो बैठ के ऑब्जर्व करता और ऑफ कोर्स वो कंटिन्यूअस नहीं कर पाता। तो इसका मतलब आपने एक ऐसा सोल्यूशन या सॉफ्टवेयर बनाया है जिसको आप जार्विस कह रहे हैं, वो कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है, न केवल पुलिसिंग के लिए बल्कि अलग अलग सेक्टर्स में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साहब से एक छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं। जनरल साहब, स्टैक्यू जैसी जो कंपनी है, जो कि AI बेस्ड कंपनी है, उसका इस्तेमाल न केवल साइबर सुरक्षा बल्कि आंतरिक सुरक्षा में काफी इंपॉर्टेंट है। क्या मेंटोर करना चाहेंगे, क्या आपका सुझाव होगा हमारे यंग एंटरप्रेन्योर के लिए? सबसे पहले तो अतुल राय और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई। इन्होंने एक ऐसा सोल्यूशन निकाला है और मुझे बड़ी अच्छी बात इनकी लगी कि ये बड़े बड़े शहरों के लिए नहीं, ये छोटे प्रांतों के लिए, हमारे जो रूरल एरिया है उसके लिए भी सोल्यूशन निकाला है, मोबाइल का ऐप बेस्ड। तो बहुत ही एक यूनिक इसका सोल्यूशन है, क्योंकि हमारे यहाँ जो आंतरिक सुरक्षा और जो क्रिमिनल्स और क्राइम बढ़ रहा है, ये भी एक इसमें बड़ा फिक्र वगैरह होता है। तो इसमें 1-2 बात मैं कहना चाहूँगा कि एक तो ये कैमरा पे जो पूरी डिपेंडेंस है सर्विलेंस कैमरा पे, इसमें आगे जो आप सोल्यूशन निकालेंगे ये ध्यान रखिएगा कि इंडिजिनस प्रोडक्ट्स यूज हों। शायद ये चीज़ आपके हाथ में ना हो, क्योंकि वो तो स्मार्ट सिटी वाला करेगा या कोई और जो शहर का सर्विलेंस देख रहा है या एस्टेब्लिशमेंट का देख रहा है वो करेगा। लेकिन इसमें आपका सुझाव हो सकता है अपनी तरफ से कि जहाँ तक जितना ज़्यादा इंडिजिनस हो उससे हमारी आंतरिक सुरक्षा और बढ़ेगी। और ये मैं एज ए साइबर सिक्योरिटी पर्सन कह रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये किसी चीज़ की वजह से हमारी जो सिक्योरिटी है उसमें नुकसान भी होता है। इसके आगे मैं कैमरा के बारे में नहीं कहूँगा, बट एक तो ये मेरा सुझाव है। और दूसरा ये है कि जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, आई डोंट नो, मतलब आपकी बात पूरी सुनी नहीं मैंने कि आपने जो ऐप बनाया है वो रीजनल लैंग्वेजेस में बनाया है कि नहीं, बट क्योंकि आप कह रहे थे 7-8 स्टेट्स ऑलरेडी हो गए हैं और 29 में अभी काफ़ी और बाकी हैं, तो ये रीजनल लैंग्वेजेस वाला भी जो सोल्यूशन है ये भी अगर आप इसमें डाल दें तो मेरे हिसाब से तो इसमें जो लोकल पुलिस है और जो लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है बहुत फायदा होगा। इसको बाद में CCTNS जो हमारा नेशनल प्रोग्राम है और जो नेट ग्रिड जो बन रहा है, इसके साथ भी अगर जुड़ जाए तो मेरे ख्याल से तो देश का बहुत फायदा होने वाला है। इसकी बहुत बहुत बधाई हो आप सब। लेफ्टिनेंट जनरल साहब, थोड़ा सा इंटरेक्ट करना चाहेंगे अतुल रॉय, इसमें आपकी जो टेक्नोलॉजीज हैं जिनको पेटेंट मिला है वो आप थोड़ा सा बता रहे हैं, तीनों कैटेगरीज में क्या क्या है? तो सर बेसिकली पहले तो धन्यवाद सर उत्साहवर्धन के लिए। तो हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है ऑफ कोर्स हिंदी लैंग्वेज में शुरू कर दिया, क्योंकि नॉर्थ इंडिया से स्टार्ट किया, राजस्थान या जो भी पंजाबी भी पंजाब में हम कर रहे हैं, तो हमने रीजनल लैंग्वेज ऑलरेडी कर रखा है सर। दूसरा आपने बोला CCTNS के साथ हमने इंटीग्रेशन भी शुरू कर दिया है। और तो ये ऐसा है कि हम चाहते हैं कि पुलिस फोर्स इसको यूज़ करे और इसका सबसे ज़्यादा मतलब एफिशिएंसी बढ़े और सारी चीज़ें आए। और जो पेटेंट पे है सर, अभी क्या है कि लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं, कैमरा ऑलरेडी स्ट्रीमिंग द ऑडियो एज वेल, तो हाउ टू यूटिलाइज दैट ऑडियो। गन शॉट होगा, कैमरे के सामने नहीं होगा, कैमरे के पीछे भी हो सकता है, तो आप ऑडियो से आइडेंटिफाई कर लें कि यहाँ पे गन शॉट हुआ है या कोई चिल्ला रहा है यहाँ पे, तो वो एक पेटेंट है हमारा। दूसरा पेटेंट है किसी को ऑडियो से आइडेंटिफाई करना, वेदर मैं तमिल, तेलुगु, उर्दू कोई लैंग्वेज बोल रहा हूँ, 7 सेकंड की क्लिप है मेरे पास, उसे आइडेंटिफाई कर लें कि ये कौन स्पीकर है, तो मेरे पास अगर डेटाबेस है तो यू कैन मैच इट। और तीसरा है सर कि लार्ज डेटाबेस पे अगर आप हाई फ्रेम, बिकॉज आप 100 कैमरा प्रोसेस कर रहे हैं, तो हर कैमरे से अगर 30 फ्रेम्स आ रहे हैं तो उसको कैसे प्रोसेस करेंगे आप, तो वो हमारा तीसरा पेटेंट है जो कि बिग डेटा एनालिसिस जिसको आप बोलते हो, बिग वीडियो एनालिसिस यहाँ पे आप बोल सकते हैं, उस पे है।
लेफ्टिनेंट जनरल साहब, फाइनल कमेंट्स इस प्रोग्राम में सर। इसका मैं ये कहूँगा कि पुलिस के अलावा ये जो डिफेंस में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस कर रहे हैं, उसमें भी जम्मू एंड कश्मीर का इलाका ले लीजिए, वहाँ भी अगर आपका डेटाबेस है टेररिस्ट का, तो वो भी कैमरा से आइडेंटिफाई हो सकता है। और दूसरा, आपने ये इसका इम्प्रूव करना है कि कितना मिनिमम परसेंटेज चाहिए आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल वो लोग बड़े बड़े मास्क पहनने लग गए हैं और बहुत कम चेहरा दिख रहा है। तो ये आप लोगों के लिए एक चैलेंज है, ये फ्यूचर एक चुनौती है कि कैसे मिनिमम फीचर्स लेके आप उसको आइडेंटिफाई कर दें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। धन्यवाद सर। लेफ्टिनेंट जनरल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश पंत जी, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, इस खास प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि आपकी मेंटरशिप न केवल हमारे 2 स्टार्टअप चैंपियंस, बल्कि जो दूसरे कंपनियां काम कर रही हैं इस क्षेत्र में, उनको भी प्रेरित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में अब हमारे जो दर्शक हैं उनके साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ एक बहुत ही छोटा सा बालक है जो कि इसी सिक्योरिटी के एरिया में काम कर रहा है। मेरे ख्याल से अनुज नाम है। अनुज, आप थोड़ा सा मुझे बताइए कि आप ये जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और किस तरह से आपने ये सोल्यूशन दिया है। ये मेरा एक डिवाइस है जो कि ये काउंट करता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में या फिर पर्टिकुलर प्लेस पे कितने लोग प्रेजेंट है। दैट मीन्स कि अगर मैं इसे स्टूडियो के बाहर लगा देता हूँ तो ये स्टूडियो के बाहर एक डिस्प्ले है, इसमें आप देख सकते हो। इस डिस्प्ले पे ये डिस्प्ले कर देगा कि हाँ स्टूडियो में कितने लोग हैं। ठीक है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम बहुत जगह, इसके एप्लीकेशन बहुत सारे हम बहुत जगह से यूज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं अपने क्लास का या फिर स्कूल का। इसमें अपने क्लासरूम में लगा सकता हूँ कि जब टीचर्स आए तो वो 1 2 3 4 करके स्टूडेंट्स को काउंट ना करे। इसके बाहर जो डिस्प्ले टीचर जैसी आए बाहर देख ले कि हाँ स्टूडेंट कितने हैं क्लास में, वो अगर टीचर को ऑलरेडी पता चल जाएगा तो टीचर को काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए मैंने एक सर्वे किया था। उस सर्वे में 3 से 4 मिनट, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 3 से 4 मिनट वेस्ट हो जाते हैं हर टीचर के। बिल्कुल। तो इस पे मैंने सर्वे किया था कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स, इंडिया में सिर्फ और सिर्फ जितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं 450 मिलियन आवर्स वेस्ट हो जाते हैं सिर्फ इसी प्रोसेस में। और अगर यही टाइम, अगर ये डिवाइस अगर हम यूज करें तो ये जो टाइम सेव हो रहा है उसे हम स्टडी में लगा सकते हैं। तो जितना भी टाइम है वो चिल्ड्रंस पे जाएगा। ठीक है। तो अनुज, नहीं बिल्कुल, मैं आपसे भी सवाल करना चाहूंगा। आप खुद इनके शिक्षिका हैं और ये जो अटल टिंकरिंग लैब के जरिए ये प्रोजेक्ट बच्चे ने बनाया है, कितना इंपॉर्टेंट है और क्या आप लोग इसको वाकई एक तरह से इस्तेमाल करने जा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल इस्तेमाल हो रहा है। हमारे अटल टिंकरिंग लैब के बाहर तो लगा भी हुआ है। पहले हमारा हर क्लास के आगे हम लगाने की बात कर रहे हैं, उसके बाद में स्कूल के आगे लगाएंगे। और अगर पॉसिबल हुआ तो जितने भी सरकारी स्कूल है हमारे दिल्ली के, उनमें सब में लगेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। अतुल, मैं चाहूंगा कि आप इस पे एक कमेंट दें, क्योंकि आप भी इसी तरह की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। एक बड़ा यंग बच्चा है, 8वीं क्लास में है और इसने खुद ये सोल्यूशन बनाया है। बहुत ही शानदार है। मतलब मैं बड़ा क्योंकि मुझे ये भी बताया गया कि ये गवर्नमेंट स्कूल से हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल से कोई ऐसे इनोवेशंस लेके आता है तो ये बहुत बड़ी बात है। ये एक इस देश के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में तो बहुत सारे आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल से निकलकर अगर आप इतनी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं और अभी 8th क्लास में है ये, तो मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार है। मैं आपसे मिलना भी चाहूँगा। we'll collaborate, some new research will do and I love to work with you even as my own company. तो you are doing great. चलिए, तो अभी तो आपको एक ऑफर मिल गया बिल्कुल सामने। तो we'll welcome both of you to our school, please, if possible. Definitely come. चलिए, तो अतुल, आपने देखा कि न केवल आपसे बल्कि बहुत सारे जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उससे ऐसी सारी इंस्पायरिंग कहानियां आ रही हैं। अब मैं चाहूंगा आप स्पेसिफिक वो मॉड्यूल जिस पे आपने काम किया थोड़ा सा उदाहरण दे, जिससे लोग थोड़ा सा आकर्षित हों अगर इस फील्ड में काम करना चाहते हैं। एक बड़ा छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ कहाँ से ये चीज़ शुरू हुई। तो जब हम पंजाब शुरू किए थे तो पंजाब शुरू करने के 3 दिन बाद ही एक मर्डर होता है अमृतसर में, और मेरे लिए वो पहली घटना थी। और एक क्लिप भेज दी गई, पंजाब पुलिस ने हमें क्लिप भेजी कि इसको आप हेल्प करिए कि कैसे इसको एनालिसिस करना है। तो पहले तो वो मर्डर देख के मैं घबरा गया और वो फिर उस पूरी रात मैं सोया नहीं। और अगले दिन जब सुबह होती है तो वो इतनी जिज्ञासा सी उस चीज़ को सॉल्व करने की कि मैं अमृतसर के लोकल पुलिस क्राइम में गया, उस अखबार में क्राइम का वो न्यूज़ पढ़ा, तो उसमें उनकी डॉटर बहुत रो रही थी और वही अखबार में फोटो आई थी। और वो टाइम बड़ा हिट हुआ कि यार ये सही में बहुत बड़ी प्रॉब्लम, हम रोज अखबारों में पलट देते हैं इसे। और हमने वो केस 24 घंटे में सॉल्व भी किया पंजाब पुलिस के लिए। तो दिस इज समथिंग वे सी कि यार ये है जो इम्पैक्ट है। वरना ठीक है, स्टार्टअप्स बहुत सारे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा है जो आपके जीवन को छू रहा है। और ये किसी भी सोसाइटी को उन्नत की तरफ बढ़ने के लिए सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है, और शायद यही शुरुआत है। और उत्तर प्रदेश के डीजीपी चंद्र प्रकाश जी ने आपके लिए कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। त्रिनेत्र एक
ऐसा ऐप है जिसने पुलिस डिपार्टमेंट को, स्पेशली जो थाना लेवल पर पुलिस है, उनको क्रिमिनल्स को ट्रैक डाउन करने में बहुत मदद करी है। 2017 में ये एक छोटा सा आइडिया कंसीव हुआ था, जिसमें एक मिस्टर अतुल राय हम लोग इससे मिले थे, स्टैकू वाले। उन्होंने आइडिया फ्लोट किया था, तो उस पर फिर एक ब्रेन स्टॉर्मिंग हो। उस समय एडीजी क्राइम हुआ करता था और हमारे आईजी क्राइम इसके भगत होते थे, तो हम लोगों ने इस पर काम किया था। तो ये फिर वो आइडिया कंसीव हुआ। उसके बाद इन्होंने, जो मिस्टर अतुल राय हैं, इन्होंने उसको डेवलप किया और फिर सारे डेटा जो थानों को, जो थाने में हमारे क्रिमिनल्स के रहते हैं, उनको अपलोड किया गया। फिर एक बताया गया कि सब इसमें अगर जेल में जो क्रिमिनल्स हैं उनके डेटा भी मिल जाए, उनके फोटोग्राफ, डेटा से मतलब है उनके फोटोग्राफ्स और दूसरे डिटेल्स, वो भी अगर मिल जाए और एपीआई के थ्रू उनको अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो एक बहुत बड़ा एक ह्यूज जो हमारा एक डेटा बैंक तैयार हो जाएगा, जो कि क्रिमिनल्स को ट्रैक करने में मदद करेगा। तो ये सोच के साथ काम हुआ था। फिर जेल के ऑफिसर्स से भी बात करके, उस समय उनसे बात करके, एनआईसी को इन्वॉल्व करके, और उनके डेटा को भी फिर रोप इन किया गया। और यूँ फिर ये त्रिनेत्र आया निकल के आगे, और इसने फिर बहुत काम किया इधर यूपी पुलिस में। चलिए, तो अतुल जी, हमारे साथ एक और मेंटर जुड़ रहे हैं, सैंड्रो को मैं मेंटर वॉल पे लाना चाहूंगा। सैंड्रो, आप तो खुद एक एंजल इन्वेस्टर हैं। इस तरह के सॉल्यूशंस जब देश से निकलते हैं, दुनिया से निकलते हैं, एज एन इन्वेस्टर वो कौन सी चीज आपको अट्रैक्ट करती है ऐसे सॉल्यूशंस में, अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली? फर्स्टली थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो ऐसे सॉल्यूशंस बहुत हेल्पफुल है अपने पूरे इंडियन इकोसिस्टम में ओवरऑल इवॉल्व होने के लिए। इसमें हमारे जैसे इन्वेस्टर्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो भी अपना वैल्यू ऐड देते हैं इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग द टेक्नोलॉजी। वो जो आईटी एक्सपर्ट्स होते हैं वो लोग अपना पॉजिटिव इनपुट्स देते हैं कि कैसे और डेवलपमेंट और इनोवेटिव चीजें हम देख सकते हैं। अभी ये एक इनोवेशन है जो इन्होंने किया है, इसके अलावा और क्या फर्दर इनोवेशंस कर सकते हैं। जैसे अभी अतुल ने बताया कि वो कोविड के दौरान बिकॉज ऑफ द मास्क लोग पहनते हैं, तो उसमें वॉइस और आईज रिकग्निशन उसके थ्रू कैसे कर सकते हैं और क्या इनोवेशन हो सकता है। नाउ स्टार्टअप का डेफिनेशन इज ऑल अबाउट इनोवेशन। तो जितना इनोवेट करेंगे, अपने प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे, वो कभी खत्म नहीं होगा। ये प्रोसेस इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस। इन दैट वे आई थिंक दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। ठीक है, सैंड्रो, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, और हमारे जो दोनों ही हमारे स्टार्टअप्स हैं, अगर उनको कुछ एज एन मेंटोर कहना चाहते हैं तो स्वागत है आपका। So Lucidare, I mean, all the three founders, they're security. Yeah. So उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस किया हुआ है इंडिया के। I'm sure they आगे जाके यूनिकॉर्न भी बन जाएंगे गोइंग फॉरवर्ड। जिस तरीके से चल रहा है काफी अच्छा है। इन्वेस्टर्स का काफी इंटरेस्ट है इनकी कंपनी के ऊपर। दैट्स आल्सो अ गुड थिंग। काफी ग्रोथ मिलेगा इस हिसाब से। इंडियन इकोसिस्टम में काफी सपोर्ट मिलेगा, काफी यंग एंटरप्रेन्योर्स को मनोबल मिलेगा कि वो और आगे बढ़ के ये ऐसा कुछ करें जैसे ये कर रहे हैं। These are like anchors for them, I would say. Atul is on the other hand is doing something totally different. वो उनका भी बहुत ही अच्छा इनोवेशन है। इन्वेस्टर्स को भी बहुत इंटरेस्ट रहता है। बट इसमें मैं ये इंडियन गवर्नमेंट को भी बोलूंगा कि थोड़ा सपोर्ट करे, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि इंडियन इकोसिस्टम में बिकॉज ये थोड़ा और इम्पैक्ट ड्रिवन होता है। ये ऐसे इनोवेशंस जो इम्पैक्ट, इस पे इंडियन गवर्नमेंट शुड स्टेप इन एंड आल्सो सपोर्ट in terms of not only getting business but also kind of, you know, if there is some fund that can be allocated for companies like these. क्योंकि ऐसे बहुत इनोवेशंस हैं जो हमारे इंडियन बॉर्डर्स में काफी काम आते हैं। बहुत है, बिल्कुल, बहुत हमारे कॉर्पोरेट एक्सीलरेटर्स, इंक्यूबेटर्स हैं जो बहुत अच्छे इनोवेशंस कर रहे हैं, जो बाहर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनको थोड़ा फंडिंग सपोर्ट करने की जरूरत है। सैंड्रो स्टीफन, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में वक्त निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, लेकिन अगर आप हमारे स्टार्टअप चैंपियन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं startup.india@gov.in पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अतुल राय वक्त निकालने के लिए। राहुल त्यागी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में वक्त निकालने के लिए। लेकिन इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को खत्म करें, आइए देखते हैं स्टार्टअप चैंपियन का इम्पैक्ट जमीन पर क्या कुछ हो रहा है। DD न्यूज
और स्टार्टअप चैंपियन टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि काफ़ी सारी स्मार्ट सिटीज़ ने, काफ़ी सारी रेलवेज डिपार्टमेंट्स ने हमें संपर्क किया और कई सोशल वेलफेयर सोसाइटीज़ भी हमसे संपर्क में आ रही हैं। वो लोग हमसे काफ़ी और अधिक जानकारी फ्रेश रूम्स के कॉन्सेप्ट के बारे में लेना चाहते हैं। मैं एक बार और धन्यवाद देना चाहूँगा स्टार्टअप इंडिया टीम को। मैं बहुत बहुत आभार और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं दूरदर्शन चैनल के लिए, जिन्होंने हाईवे डिलाइट की स्टोरी को इतने अच्छे से प्रस्तुत किया। इस स्टोरी के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स के इनपुट और सुझाव मिले हैं और हम इस स्टोरी के बाद 2 OEMs और बहुत सारे बाइकिंग क्लब्स भारत के उन लोगों से कनेक्ट हमें मिला है। इस आभार को प्रकट करते हुए मैं दर्शकों को ये ऑप्शन देना चाहता हूँ कि जो कस्टमर फास्टैग ऑर्डर करना चाहते हैं, हाईवे डिलाइट के वेबसाइट पे आके DD न्यूज़ का रेफरल कोड यूज करके एक डिस्काउंटेड प्राइस पे फास्टैग अपने लिए पा सकते हैं। तो आंतरिक सुरक्षा हो या फिर साइबर सुरक्षा, स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार उन ग्रैंड चैलेंजेस को समाधान करने में जुटा हुआ है जिसको इस वक्त देश की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो स्टार्टअप चैंपियन के सिक्योरिटी स्पेशल में आज सिर्फ इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Cut it.